नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए अशोक श्रीवास्तव सर। हमारा क्या बोलते हैं, हमारी टाइमिंग कई बार चेंज होती रही भागम भाग में, और सर अपने बुक को लेके भी काफ़ी इस वक्त बिजी थे और काफ़ी क्या बोलते हैं, एकदम प्री ऑक्यूपाइड थी। सर, हम्म, आपकी बुक मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, क्योंकि ये बुक आज इलेक्शंस के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। इलेक्शन से या पहले जितनी इम्पोर्टेंट थी, उससे कहीं ज़्यादा। हम्म, जी सर। बिल्कुल गायत्री जी, देखिए मेरी जो किताब थी मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, ये इलेक्शन में ड्यूरिंग इलेक्शन आई थी और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये जो है खान मार्केट गैंग, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, ये जो एक लड़ाई हो रही है इस देश में, वो इस चुनाव के अब किसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी संगठन सब ये मान के चल रहे थे कि हम तो जो है 400 प्लस में आ रहे हैं, 400 प्लस में आ रहे हैं। जबकि मैंने इस किताब में जो खतरे थे उस खतरों की तरफ बता दिया था किस तरह के खतरे हैं। मैंने बताया था कि ये खान मार्केट गैंग जो है लगातार एक्टिव है, लगातार मजबूत होने की कोशिश कर रहा है और इनके पीछे दुनिया भर की ताकत है, दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर की फंडिंग है। मैंने इस बात को लेकर के इसलिए मैंने ये पूरी किताब लिखी थी ताकि कम से कम लोग अवेयर हो सके। लेकिन बीजेपी और उसकी सहयोगी, जैसे मैंने कहा कि उनको लगता था कि हम लोग बहुत आसानी से जीत रहे हैं, बहुत आसानी से जीत रहे हैं, और वो चीज भारी पड़ गई। और आज मैं मानता हूं कि अब जो है ये किताब, शायद अगर बीजेपी 400 350 सीट जीत जाती तो लोग निश्चिंत होकर बैठ जाते कि अरे ये खान मार्केट गैंग तो खत्म हो गया, कुछ नहीं, बीजेपी आसानी से जीत गई। लेकिन अब मुझे लगता है चुनाव नतीजे आने के बाद इस किताब की भी अहमियत मुझे लगता है कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और सिर्फ किताब की नहीं, बल्कि ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, इस नैरेटिव की लड़ाई को और ज्यादा शिद्दत से लड़े जाने की जरूरत मैं मानता हूं कि है। लेकिन सवाल यह है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए कौन तैयार है। मेरा काम एक पत्रकार के तौर पर गायत्री जी ये है कि मैं लोगों को अवेयर करूं, सच से अवेयर करूं। अगर कोई चीज झूठ आ रही है तो मैं लोगों को बताऊं ये सच है। लेकिन मेरा काम मैं एक पत्रकार के तौर पर कर रहा हूं, पर ये लड़ाई बहुत बड़ी है और अकेले मेरे लड़ने से नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे सिस्टम को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई, ये किताब का नाम जरूर जो है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग है, लेकिन ये लड़ाई जो है मैं कहूंगा खान मार्केट गैंग वर्सेस इंडिया है, भारत के खिलाफ है। इंडिया मतलब इंडिया अलायंस नहीं, बल्कि भारत, खान मार्केट गैंग वर्सेस भारत की लड़ाई है। अगर भारत को जो है आने वाले दिनों में इस तरह के खतरों से बचना है, इस तरह के नैरेटिव से जो लगातार जो है भारत को कमजोर करें, तो फिर जो है आपको सतर्क हो जाना पड़ेगा। अब देखिए अयोध्या को लेकर क्या कुछ हुआ। अयोध्या को लेकर जैसे ही ये बीजेपी फैजाबाद सीट पर आ रही, वो सीट फैजाबाद है, लेकिन नैरेटिव जो अयोध्या का बना दिया गया कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। और आज मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी जो है झूठ खबर है, लेकिन आज मैंने एक यूट्यूब पर देखा, कोई ये चला रहा था कि अयोध्या में जो गरीब लोग हैं उनकी आय कम हो गई है, क्योंकि वहां लोग जाकर के अब स्पेंड नहीं कर रहे, खर्च नहीं कर रहे। तो ये जो नैरेटिव था ये अयोध्या के खिलाफ था। वो जो अयोध्या में राम मंदिर बना उसके खिलाफ था। हिंदू अयोध्या ना जाए, हिंदू अयोध्या को उस तरह की इंपॉर्टेंस ना दे, ये पूरा नैरेटिव था। और ये नैरेटिव में फिलहाल जो है वो, फिलहाल मुझे लगता है अगर वो खबर सही है तो सच हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और हिंदुओं को, भारत से प्यार करने वालों को सोचना पड़ेगा कि इस लड़ाई को आप कैसे लड़ना चाहते हैं आगे आने वाले दिनों में। जी। सर, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज के लिए, वो है, एक चक्र रचा जा चुका है राष्ट्रवादी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के, चाहे वो आप स्मिता प्रकाश हो या फिर आनंद रंगनाथन हो, पालकी शर्मा उपाध्याय हो, हम जैसे यूट्यूबर्स हो, या ट्विटर पे जो बड़े बड़े नाम है, एक एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है और उनको एक एक करके उनको घेरा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अजीत अंजुम अब स्मिता प्रकाश को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर बैक टू बैक वीडियोस बना रहे हैं। मोहम्मद जुबैर स्मिता प्रकाश को टारगेट कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर आनंद रंगनाथन को रंगनाथन, टारगेट कर रहे आनंद रंगनाथन को। हम्म। हैं। आनंद रंगनाथन को टारगेट कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जो बड़े बड़े माउथ पीसेस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, उनको एक एक करके छांट छांट के पहले इनको निपटाओ, इनको निपटाओ, इनको, क्योंकि क्या होता है कि एक एक करके वो आते हैं तो हमें लगता है हमारी बारी नहीं आएगी ना, वो बगल वाला घर जल रहा है, हमारे घर तक हम्म। आंच नहीं आएगी, इस गलतफहमी में हिंदू रहता है। जी सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक स्पोर्ट्स में जो है एक टर्मिनोलॉजी है, मैन टू मैन मार्किंग। उसमें क्या होता है जब आप खेल खेलने उतरते हैं, जब फुटबॉल जैसे मैच में, तो उसमें क्या होता है, मैन टू मैन मार्किंग की जाती है कि फलाना खिलाड़ी को इसके पीछे ये लग जाए, फलाना खिलाड़ी के पीछे ये लग जाए, ताकि ये टीम गोल ना कर पाए। आज जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। अगर आप पिछले चुनाव के बाद के आप देखें
तो चुनाव तक ये पूरी टीम जो है लगी हुई थी किस तरह से जो है बीजेपी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है। अब ये जो आप कह रही हैं, जो अगला टास्क इनका है, इन्होंने मैन टू मैन मार्किंग करी है और ये मैन टू मैन मार्किंग में एक-एक व्यक्ति को कैसे-कैसे घेरना है। और ये मत भूलिए कि इनके पास एक बड़ा ताकत है, एक बड़ा रिसोर्स है इनके पीछे जो इनकी फंडिंग हो रही है। अब आप सोचिए कि भारत में यूट्यूब जो है, किस तरह से आपका चैनल भी जो है, आई एम श्योर, मुझे पक्की जानकारी, लेकिन आपका चैनल भी जो है चुनाव में जो है उसको बड़ा हिट किया गया होगा, क्योंकि जितने नेशनलिस्ट चैनल थे यूट्यूब पर, जितने लोग थे, उन सबको हिट किया जा रहा था। और अब तो ये ऑफिशियल हो चुका है कि यूट्यूब की तरफ से बाकायदा ये जो है, ये प्लानिंग के तहत किया गया, साजिश के तहत किया गया, नेशनलिस्ट वॉइस को जो है दबाया गया और इन लोगों की वॉइस को उठाया गया। तो एक बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे लगता है कि ये जो अब आप कह रही हैं, अब नेक्स्ट स्टेप इनका ये है कि मैन टू मैन मार्किंग, यानी जो लोग राष्ट्र के पक्ष में राष्ट्रवादी हैं, देश के पक्ष में बोल रहे हैं, उनको आप इस तरह से घेर दो कि वो कोई ना कोई गलती करके फंस जाएं। तो फिर गलती कर देंगे तो वो फंस जाएंगे, उनको डिस्क्रेडिट किया जा सके, उनके ऊपर आवाज उठाई जा सके। बल्कि आनंद रंगनाथन के लिए तो जिस तरह की मोहम्मद जुबैर जो क्लिप कट हुआ, उसने जो मुहिम चलाई, वो तो बिल्कुल नुपुर शर्मा की तरह थी। मुझे और बहुत सारे लोगों को ये डर है कि आनंद रंगनाथन के नाम कहीं किसी जो है संगठन से फतवा ना आ जाए उनका सर कलम करने, मतलब ये खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। इसको सवाल मुझे बार-बार ये लगता है कि इसमें जो है भारत की आईटी मिनिस्ट्री अब जिम्मेदारी है, भारत की आईटी मिनिस्ट्री, भारत में जो भारत से प्यार करने वाली ताकतें, ये सरकार है, इन सब की जिम्मेदारी है। इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। इस खतरे को आप मतलब ये नहीं सोच सकते कि ये तो हवाई चीज है। आप इस खतरे पर गंभीर नहीं होंगे तो इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो आपने चुनाव में देखा वो तो एक झटका था, उससे आप उबर भी जाएंगे, सरकार आपकी बन गई है। मुझे लगता है सरकार की स्थिरता पर कोई संकट नहीं है। लेकिन देश की लड़ाई, भारत की लड़ाई सरकार बनाने तक नहीं है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई को उस तरह से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अब लड़ाई जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन घोषित होंगे तब लड़ी जाएगी। ये रोज लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, घर घर में लड़ी जा रही है। और सोशल मीडिया जिस तरह से इस बार इस चुनाव में मैंने देखा कि सोशल मीडिया का जो जहर था, मैं इसको जहर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जिस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा था, वो लोगों के मन में, गांव देहात में, गरीब आदमी के जहन में वो किस तरह से मतलब इंजेक्ट कर दिया गया था। आप देखिए कि मैं वाराणसी में, काशी में गया था। मैंने काशी में आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। काशी के अंदर बाकायदा वहां पर घाट के ऊपर जो है बहुत सुंदर घाट बना है। घाटों की, मैं खुद काशी का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ बनारस किस तरह से डेवलप हुआ है, काशी किस तरह से डेवलप हुई है। वहां जो घाट था, कितना खूबसूरत घाट बन गया है। वहां मैं एक चाय वाले से बात कर रहा था। आप जान के हैरान हो गई होंगी जब मैंने उस चाय वाले से पूछा कि ये जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इससे तुम्हें कितना फायदा। तो उसने बताया कि घाट पे अब इतने लोग आते हैं, देर रात तक लोग आते हैं, जिसके कारण उसकी आमदनी दोगुनी हो गई है। उसने कहा मैं चाय बेचता हूँ और मुझे जो है रोज जो है 700-800 से लेकर 1000 रुपए तक रोज कमा के जाता हूँ। तो वो फाइनेंशियली उसको उस डेवलपमेंट का फायदा हुआ है। लेकिन अंत में उसने मुझे क्या बोला, अंत में उसने बोला कि बाबूजी अगर इस बार मोदी जी जीत गए तो फिर देश में ये तो आखिरी चुनाव है। मैंने कहा ये तुमको किसने कहा? उसने बोला नहीं, सब लोग ये बता रहे हैं कि इस बार अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो अगला चुनाव नहीं होगा। सोचिए, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी के सांसद के तौर पर जो योजनाएं हैं, उसका फायदा उठाने वाला व्यक्ति भी, उसके दिमाग में ये बात थी कि मोदी अगर जीत गए तो ये आखिरी चुनाव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खान मार्केट गैंग ने जो नैरेटिव सेट किया, उसको वो दूर गांव तक, देहात तक, एक आम मामूली आदमी के दिमाग तक उसको इंजेक्ट करने में कामयाब रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बहुत खतरनाक लड़ाई अब यहां से शुरू हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। आपको तय करना है, अपनी पेटियां बांध लीजिए, लड़ाई लड़ जी, जी। गवर्नमेंट इतने बैक फुट पे क्यों है? इनको काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके देखिए, देखिए गायत्री जी, जैसा मैंने शुरू में कहा, मुझे एक तो ये लगता है कि सरकार में सब लोग बहुत निश्चिंत बैठे थे कि 400 जी। सीटें आ रही हैं सर, और इसलिए जो गवर्नमेंट क्यों है नहीं उनको, एक्शन ले रही है फेक न्यूज़ के अगेंस्ट में? मैं नहीं, फेक न्यूज़ को लेकर देखिए, सरकार जो है इस मामले में, मुझे लगता है सरकार जो है बहुत सुस्ती से काम कर रही है। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है। इसमें सरकार ने बहुत सुस्ती से काम किया था। आप सोचिए, ये जो पूरा अब जो चुनाव के बाद ये पूरा, और सरकार भी, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी भी, और इसमें मीडिया, तो मैं कहता हूं कि मीडिया को भी क्या हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन एक सी छोटी सी बात बता रहा हूं कि ये जो चुनाव के बाद हमने देखा कि देश में जो तमाम महिलाएं अपना कार्ड लेकर के आ गई, अपना गारंटी कार्ड लेकर के आई। आप सोचिए कि इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा घरों में जाकर के कांग्रेस ने गारंटी कार्ड दिए। और गारंटी कार्ड में क्या, कि गारंटी कार्ड में कि नीचे रसीद है, ये रसीद लेकर आना,
5 जून को कांग्रेस मुख्यालय में जमा कराना और आपके अकाउंट में खटाखट खटाखट 8,500 रुपए पहुंचने लगेंगे। इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा था, घर-घर जाकर झूठ बोला जा रहा था। 10 करोड़ घरों में गारंटी कार्ड पहुंचे। सवाल यह है कि बीजेपी की मशीनरी कहाँ थी? सवाल यह सरकार की मशीनरी कहाँ थी? चुनाव आयोग ने बीच चुनाव में इसका संज्ञान लिया। उसके बावजूद बीजेपी ने इसको काउंटर करने की, इसको जो है एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब कि बीजेपी की पूरी मशीनरी जो है बहुत सुस्त रफ्तार से और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ चल रही थी कि हम तो चुनाव जीते हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो समस्या है, ये जो समस्या आ गई है जो है 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद, ये जो है ये सबसे बड़ा समस्या है। और सिर्फ फिर बीजेपी की मशीनरी क्यों, मैं सरकार की तरफ से कहूंगा, सरकार की तरफ से नैरेटिव की जो पूरी जंग है, उसके सामने हथियार डाल दिए गए। आपने कोई कोशिश नहीं करी फेक न्यूज जो आ रही है उसको काउंटर करने की। आपने क्या किया? आपने एक पीआईबी को जिम्मा दे दिया कि पीआईबी की एक साइट होगी और पीआईबी एक साइट पे जो है वो जाएगा और पीआईबी जो है वो फेक न्यूज एक्सपोज करेगा। पर पीआईबी की कितनी क्रेडिबिलिटी है? सरकार की एक एजेंसी है वो, और सरकारी एजेंसी के चुनाव के दिनों में लोग मानते हैं सरकारी एजेंसी को, लोग उस तरह से नहीं देखते। आपको एक बॉडी बनानी चाहिए थी। आज तक मैं कहता हूं कि इस देश में जो है एक संगठन है जिसको हम कहते हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। अभी आप देखिए रजत शर्मा के ऊपर इतना 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 झूठा आरोप कांग्रेस ने लगाया, रागिनी नायक ने लगाया कि रजत शर्मा ने बीच डिबेट में रागिनी नायक को बहन की गाली दी है। आप वो पूरा वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में रजत शर्मा बुदबुदाते हुए कह रहे हैं कि अब मैं क्या बहस करूं। उन्होंने कहा क्या बहस करूं, और क्या बहस करूं को बहन की गाली बना दिया कांग्रेस ने। अब ये कितनी कामयाबी से इन्होंने बना दिया। और उसके बाद रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मेरे बच्चे देख रहे थे, मेरे परिवार को लोग देख रहे थे। लेकिन इसका काउंटर करने के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नहीं आया। देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार जो 40 साल से मीडिया में है, उसको क्या 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 इस लड़ाई में एडिटर्स गिल्ड की भूमिका नहीं बनती? संस्थाओं की भूमिका बनती है, लेकिन एडिटर्स गिल्ड क्या करेगा? वो तो खुद ही उस लेफ्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका राइट इकोसिस्टम कहां है? मैं राइट में ये नहीं कह रहा कि आपको राइट विंग ही होना है, लेकिन कोई देश का सही नैरेटिव दे पाए ऐसा सही संस्थान आपके पास कौन सा है? कोई संस्थान नहीं है, कोई संस्थान नहीं है। आपके फैक्ट चेकर कहां है? उनके फैक्ट चेकर है, उनका क्लिप कट हुआ है, जो सच को भी झूठ, जो पाकिस्तान जिंदाबाद को जो है कुछ और बना देता, कहता पाकिस्तान जिंदाबाद नारा नहीं लगा, वो तो कुछ और नारा लगा था। उनके वो झूठ को भी सच साबित कर देते हैं, उनकी ये मशीनरी है। आपके पास ऐसी मशीनरी नहीं है जो सच को भी सच साबित करे और झूठ को सही साबित बताए। आपके पास वो मशीनरी नहीं है, तो फिर उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैं मानता हूं कि ये जो सरकार अगर इसमें सुस्त पड़ती है, बीजेपी इसमें सुस्त पड़ती है, तो उसका खामियाजा, मैं मानता हूं कि उसका खामियाजा हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। आप देखिए अयोध्या को इन्होंने किस तरह से, अयोध्या का पूरा नैरेटिव जो है 500 साल बाद भगवान श्री राम की वहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, और एक चुनाव में इन्होंने अयोध्या वाले मुद्दे को ऐसे हवा कर दिया, और एक चुनाव में इन्होंने हिंदुओं के मन में डाल दिया कि अयोध्या से कुछ नहीं होता, बकवासबाजी है, क्या फर्क पड़ता है अगर वहां पर राम मंदिर बन भी गया तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इन्होंने किस तरह से एक नैरेटिव खड़ा कर दिया। आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं और किस तरह की चीजों का, कैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये सबको एक कलेक्टिव रूप से सोचना पड़ेगा। खतरा बड़ा है, मैन टू मैन दो मार्किंग हो रही है। कल को आपकी भी मार्किंग होगी, मेरी भी मार्किंग होगी, हमारे पीछे कोई लगेगा। सो इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, और अगर हम अकेले लड़ते रहेंगे तो फिर ये लड़ाई जो है, आपकी लड़ाई जो है जॉर्ज सोरोस के साथ होगी, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ होगी। और वो समझिए कि वो लड़ाई कैसी होगी जब आप एक अकेले होंगी और दूसरी तरफ पूरा जॉर्ज सोरोस और ये विदेशी इकोसिस्टम पैसे से लेकर एक भारत विरोधी ताकतों का पूरा इकोसिस्टम आपके पीछे होगा, और आप अकेली लड़ेंगी। तो सोचिए कि क्या अंजाम होगा, क्या हश्र होगा आपका। तो सवाल ये है कि क्या कोई कलेक्टिव एफर्ट हो सकता है? ये सोचने की जरूरत है। जी। जी, इससे यहाँ पर मैं एक आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। ये जो पीछे इलेक्शंस गए, इसमें इन्होंने बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की व्हाट्सएप की, जिसको आज की डेट में हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम उसकी अहमियत भूल गए। आप उस पे इलैबोरेट करना चाहेंगे? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ द लेफ्ट इकोसिस्टम? पैसा, बाज़ार, बायर्स, क्या? मतलब बिगेस्ट व्हाट इज़ द बिगेस्ट बिगेस्ट वीकनेस, स्ट्रेंथ? बिगेस्ट स्ट्रेंथ आप पूछ रही हैं।
अच्छा, And what is the बिगेस्ट biggest weakness? नहीं, नहीं, बिगेस्ट स्ट्रेंथ या बिगेस्ट वीकनेस? Biggest weakness of the left बिगेस्ट ecosystem वीकनेस। and the biggest strength of our जी। पर सर पहले व्हाट्सएप पे देखिए इन्होंने व्हाट्सएप वाली स्ट्रैटेजी हाँ, स्मार्टली इस्तेमाल की। देखिए इतने दिनों से क्या हो रहा था आप सोचिए। आप कोई सच बात बोलते थे, कुछ सच भी बोलते थे, तो ये लोग क्या कहते थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। इन्होंने पहले व्हाट्सएप को जो है इस तरह से व्हाट्सएप को डिस्क्रेडिट किया कि व्हाट्सएप पे तो जो जानकारी आती है वो बकवासबाजी है। तो हमारे यहाँ लोग जो है व्हाट्सएप को लेकर थोड़ा सतर्क हो गए, सावधान हो गए कि नहीं, नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, हमारा ध्यान व्हाट्सएप से हटा और इन्होंने व्हाट्सएप पे जाकर कब्जा जमा लिया। देखिए यही पूरी स्ट्रैटेजी है। 2014 में ये जो पूरा सोशल मीडिया है, ये नरेंद्र मोदी की ताकत था, बीजेपी की ताकत था 2014 में आए। 2024 आते-आते इन्होंने उसी प्लेटफ़ॉर्म को इस तरह से इस्तेमाल किया कि पूरा प्लेटफ़ॉर्म जो है, आज वो उनकी ताकत बन गया। अब ठीक है, इसमें उनके पास पैसा है। ब आपने वीकनेस की बात की, वीकनेस में मैं आऊँगा, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ क्या है? इनकी स्ट्रेंथ पैसा है, इनकी स्ट्रेंथ जो है विदेशी फंडिंग है, इनकी स्ट्रेंथ जो है इनका एक बना-बनाया इकोसिस्टम है जो 60 साल से 70 साल से बना हुआ है। अब इसका अल्टरनेट में 10 साल से आपने कोई इकोसिस्टम नहीं बनाया। फिर देखिए ये जो आप जब तो इसलिए इन्होंने व्हाट्सएप को डिस्क्रेडिट किया और उसके बाद उसी व्हाट्सएप का फायदा उठाया। अब जहाँ पर सोचिए कि जिस चाय वाले की मैं बात कर रहा था जो मुझे काशी में मिला, क्या उसको जो है उसको इन्फॉर्मेशन क्या यूट्यूब चैनल से मिली होगी? उसको क्या न्यूज़ चैनल से मिली होगी? नहीं। उसके पास जानकारी व्हाट्सएप से पहुंची होगी और माउथ टू माउथ पहुंची होगी। तो मुझे लगता है व्हाट्सएप और माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ का मतलब क्या है कि आपके पास आपके ज़मीन पर लड़ने वाले सिपाही होने चाहिए। आज की तारीख में वो बहुत ज़रूरी है। इस चुनाव में कांग्रेस की ये ताकत रही। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस की आप इस बात से कांग्रेस को श्रेय नहीं ले सकते। अगर उसने 10 करोड़ कार्ड बाँटे तो इसका मतलब 10 करोड़ बार उनके कार्यकर्ता 10 करोड़ घरों तक पहुँचे होंगे उन कार्ड को बाँटने के लिए। वो हवा में नहीं गए, डाक से नहीं गए, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजे गए। तो 10 करोड़ लोगों घरों तक उनके कार्ड गए, कार्यकर्ता गए। आपका बीजेपी का कार्यकर्ता कहाँ था? ये पूछा जाना चाहिए। उसको क्यों नहीं हवा लगी? वो क्यों नहीं पहुँचा? तो ये बीजेपी को चिंतन करना ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके और दूसरी बात जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके और दूसरी बात उनके जितने यूट्यूबर हैं वो ठीक है कि उनको यूट्यूब पर हो रहा था। उसके बाद दूसरी बात क्या थी? उनके यूट्यूबर्स को जो है उनके यूट्यूबर्स के जो वीडियोज़ थे उनको ट्रकों पे लगा के घुमाया जा रहा था। तो उससे जो है उनको एक एक्स्ट्रा रीच मिली। लेकिन ये भी मत भूलिए कि उनकी जो रीच थी, उनकी रीच ज़्यादातर पाकिस्तान से आ रही थी, बांग्लादेश से आ रही थी। ऐसा नहीं है कि उनको भारत में तो हमको जब अब मैं जब वीकनेस की बात करता हूँ, तो वीकनेस उनकी जो है, वो उनकी पब्लिक सपोर्ट है। देखिए, पब्लिक सपोर्ट मैं आज भी मानता हूँ इनके पास मास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। हमारा इस तरफ का जो है अगर मैं नेशनलिस्ट लोगों का पब्लिक सपोर्ट कहूँगा, आज भी आपके यूट्यूब को आई एम श्योर कि अब जो है उसपे हिट्स आने लगेंगे, तो पब्लिक सपोर्ट है आपके साथ। आपके यूट्यूब को देख लें, लेकिन अगर यूट्यूब भी उसको जो है एल्गोरिदम में इस तरह से कर दे कि वो आएगा ही नहीं, पहुंचेगा नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो मास सपोर्ट आपके पास है, अभी भी इंटैक्ट है। इस बात को मानिए, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। इंटैक्ट है मास सपोर्ट। वो उनकी वीकनेस है, उनके पास मास सपोर्ट नहीं है। आपको अपने मास सपोर्ट तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। आपको अपने मास सपोर्ट के टच में रहना है। ये बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि शायद वक़्त आ गया कि आपको यूट्यूब के अलावा इतर कुछ और चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी। आपको मतलब जो यूट्यूबर्स हैं, बाकी लोग हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ यूट्यूब के भरोसे जो इस चुनाव में घोषित रूप से आपको साबित हो गया कि वो आपका सगा नहीं है। तो आपको कुछ और सिस्टम पे भी काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो सिस्टम कैसे डेवलप हो सकता है, वो एक लंबा रास्ता है, उस पे विचार करने की ज़रूरत है। जैसे आप कह रही हैं ना, एक चीज़ और मुझे लगता है, देखिए मेरे जैसे व्यक्ति को मुझे चुनाव से 6 महीने पहले मुझे ये सूचना दी गई थी और मेरे पास ये सूचना बहुत पुख्ता तरह से आई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अशोक जी चुनाव से पहले मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आपका जो ट्विटर हैंडल है, वो एक लिस्ट में है जिनको चुनाव तक उड़ाना है जिन ट्विटर अकाउंट्स को और आपका नाम भी है, तो आप चुनाव तक अपना अकाउंट बचा के रखिए क्योंकि आपके पास अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो आप अपनी बात पहुँचाओगे कैसे? मैं बहुत सँभल के चीज़ें लिखता हूँ, मैं कभी गाली-गलौज नहीं करता, कभी मैं कोई फेक या इस तरह की चीज़ें बहुत सँभल के। लेकिन उसके बावजूद मेरा एक ट्वीट
मेरा एक ट्वीट को लेकर के जो है जिसमें जो एक्चुअल में आंदोलनकारी जो है जिसमें कर रहे थे, मैंने उसको रीट्वीट किया था और उसके बाद अचानक से मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो उड़ जाता है। और उड़ा भी कैसे? 2 महीने के लिए सोचिए, 2 महीने तक मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हुआ, 2 महीने लगे मुझे उस ट्विटर अकाउंट को वापस लेने में। तो आप सोचिए कि इस तरह से वो बाकायदा मार्किंग करके लिस्ट बना के, आज ही मैं देख रहा था जब आपातकाल आया, इनकी स्ट्रैटेजी है इस तरह की, जब जब 26 जून को भारत में जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जिस वक़्त इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही थी, उस समय जो है वो तमाम कानूनी चीज़ों को देख रही थी। उस समय जो संजय गांधी हैं, उस समय संजय गांधी लिस्ट बना रहे थे कि किन-किन लोगों को गिरफ्तार करना है, किन-किन नेताओं को। तो उसी तरह से सर, चुनाव। ये एक हाँ, नेटवर्क लिस्ट है। प्रॉब्लम? नहीं जी, ना जी, सर, देयर इज़ अ जी। लिस्ट। ये एक हाँ, बाकायदा वो निकाला गया है जिसमें हम सबकी छोटी-छोटी फ़ोटोएँ लगाई गई हुई हैं और जिसके हुँ, हिसाब से मतलब हमारी मार्किंग की हुई है। हुँ, ये बाकायदा एक लिस्ट है और ये मेरे ख़्याल से पुरानी है क्योंकि तारिक फ़तेह जी तो अब रहे नहीं। हुँ, बट हुँ, इस तरीके हुँ। से हमारी मार्किंग की जा चुकी है। जी सर। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली, तो वही कह रहा हूँ कि जैसे संजय गांधी लिस्ट बना रहे थे किन-किन को गिरफ्तार करना है, वैसे ही ये चुनाव में सिर्फ जो है, वो ये नहीं देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है, बीजेपी का मुकाबला करना है। वो ये भी देख रहे थे कौन नेशनलिस्ट लोग हैं, राइट विंगर लोग हैं, जो जो मिस इन्फॉर्मेशन को जो है काटते हैं, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये भी नाल जो है काट देनी चाहिए ताकि लोगों तक सही, आप झूठ जब फैलाना शुरू करते हो, तो आपके पास क्या होता है, आपका झूठ तब जो है स्प्रेड होगा, जब सच बोलने वाले नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो सच बोलने वाले चैनल थे यूट्यूबर से, उन्होंने उसकी गर्भनाल काट दी। तो जैसी गर्भनाल काटी तो उनके लोगों तक सिर्फ झूठ पहुंच रहा था, और जब सिर्फ झूठ पहुंच रहा था तो लोगों के पास जो जानकारी पहुंच रही थी, लोगों ने उस पर ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि उनको सही जानकारी पहुंचाने वाले लोग नहीं थे। तो यही तो लड़ाई है, यही तो चीज है। तो मुझे लगता है कि ये चीज, और मैं हमेशा मानता हूँ ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, इससे बहुत कुछ सीखनी चाहिए। इनके पास एक टूल किट है। अब देखिए टूल किट क्या होती है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी भारत से प्यार करने वाले, उनके पास एक टूल तो जरूर है। टूल कौन है? टूल आप हो, टूल मैं हूँ, टूल आनंद रंगनाथन है, टूल बाकी लोग हैं, टूल है, लेकिन कोई टूल किट नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के मिल के काम करते हैं। हमारे यहाँ सब अलग अलग काम कर रहे हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं, अलग से काम कर रही हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। हम लोग इस बात से संतुष्ट है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, और हम जो हैं इस देश के लिए अपने अपनी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन हमारा कोई सामूहिक रूप से हमारा कोई ऐसा चीज नहीं कि हम लोग टूल किट की तरह से काम करें, कि आज अगर गायत्री कह रही है कि ये चीज, तो अशोक श्रीवास्तव भी उसको और एम्पलीफाई करे, और उसके बाद आनंद रंगनाथन उसको और एम्पलीफाई करे। ये हमारा कोई टूल किट नहीं है, ये लेफ्ट से सीखने की जरूरत है। उनका टूल किट है, वो जब जो काम शुरू करते हैं, वो पूरा पूरा तय करके कि हम इसको करना है, ये करना है, वैसे करना है। मास रिपोर्टिंग होती है सब लोगों की। जब कोई ऐसी चीज आती है तो मास रिपोर्टिंग होती है। अब जो है, अगर आनंद रंगनाथन को टारगेट किया गया, तो वो आज भले ही एक व्यक्ति आनंद रंगनाथन को टारगेट कर रहा है, लेकिन उसको लेकर के सब लोग करेंगे, उसको लेकर सब लोग इसको जो है उसको एम्पलीफाई करने वाले बाकी लोग भी होंगे। तो ये उनका इकोसिस्टम है, मुझे लगता है इससे इससे सीखना चाहिए। ये उनकी एक चीज़ है, ताकत है, उससे उससे सीखना चाहिए। और किसी भी दुश्मन से सीखने में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है। अगर कोई दुश्मन की कोई ताकत है, उसकी स्ट्रैटेजी है, उन्होंने भी तो सीखा है, उन्होंने भी तो नरेंद्र मोदी की ताकत जो थी सोशल मीडिया की, उसी ताकत से उन्होंने नरेंद्र मोदी के चीज़ों से सीखा और उसको इस चुनाव में अपनी ताकत बना लिया। तो ये चीज़ है, एक-दूसरे को देखकर सीखते हैं, एक-दूसरे का रणनीति ऐसी बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हैं जो कंसीडर की जानी चाहिए। जी। जी सर, बिल्कुल सही। सर और इनके व्यूज़ एकदम बढ़-बढ़ के आ रहे थे, मतलब मिलियंस। आपने वीडियो डाली और 1 घंटे में मतलब 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब वो तो हमारा 24 घंटे में भी बड़ी मुश्किल से आता है। आजकल तो वैसे भी रिंग-रिंग कर आता है। बट आर दोज़ व्यूज़ मेड अप व्यूज़ और आर दे रियल व्यूज़? बहुत डिफिकल्टी होती है उसको बिलीव करने में। जी। नहीं, नहीं, तो ये तो आ गया ना सामने कि यूट्यूब के 17 जो इंडिया में काम करने वाले 17 कर्मचारी थे, वो बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे थे कि कैसे गायत्री जी का चैनल जो है उसको उसको हटा दिया जाए, उसकी कम से कम रेंज हो, अजीत भारती को कैसे दबा दिया जाए, और कैसे उनके इकोसिस्टम के जो लोग हैं उनको उठा दिया जाए। ये तो बात साफ हो गई है कि पूरा खुलकर आ चुका है, और इसके लिए फंडिंग जो है कहीं बाहर से हो रही थी। तो ये फंडिंग हो रही थी, ये चीज़ है।
जॉर्ज सोरोस पहले भी कह चुका था कि मैं इस भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, अपनी तिजोरी खोल दूंगा। तो वो उसने पहले भी कहा था। और उसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो इज़राइल की एक कंपनी जो है उसको हायर किया गया था बाकायदा, ये बात भी आ चुकी है। ओपन एआई कंपनी है, उसने इस बात का खुलासा कर दिया है कि बाकायदा भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियां लगी हुई थी। तो ये तो चीज थी ही, लेकिन इसमें तो चीज ये है ना कि ये देखने की कि आप लोग क्या क्या इससे लड़ने की तैयारी नहीं की गई थी, क्या इसकी जानकारी नहीं थी? जब जब जॉर्ज सोरोस ओपनली कह रहा है कि इस चुनाव के लिए अपनी अपनी तिजोरी खोल देगा, तो फिर आपने जो है क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सवाल जो है टॉप पे बैठे लोग हैं, ये उनको सोचना है। ये हमारा विषय नहीं है। हम तो मैं मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट और एज ए यूट्यूब जर्नलिस्ट आपकी वो हमारा काम है कि सच लोगों तक पहुंचाना। हम वो काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से कर रहे हैं। आपके व्यू नहीं आए तब भी आप काम कर रही होंगी थी। मैं अपनी किताब लिखी, वो किताब जो लोग पढ़ेंगे अच्छी बात है, जितने लोगों तक पहुंचेगी वो सच जान पाएंगे। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग इस देश के लिए कर रहे हैं, हम लोग अपनी जो है जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं। आपको किसी ने पैसा नहीं दिया, ये बात मैं एक चीज और मैं यहाँ पर कहूंगा। मुझे बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर जो जो नेशनलिस्ट यूट्यूबर हैं, उनकी उनकी शिकायत थी। और एक मेरे मेरे एक जानकार यूट्यूबर हैं, महिला यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला कि उनको आज के 1 डेढ़ साल पहले जो है कांग्रेस की तरफ से संपर्क किया गया था और उनसे कहा गया था वी विल गिव यू 50,000 रुपीज पर मंथ, आप हमारे लिए काम करो। तो उसने कहा कि मैं उस वक्त मैंने बहुत हल्के में लिया, मजाक में लिया, लेकिन बाद में उसको पता चला उनके साथ के जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने वो कई लोगों ने वो उसको ग्रैब कर लिया उस अपॉर्चुनिटी को, और उनको बाकायदा पे हो रहा था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो इसका मतलब है कि कुछ, लेकिन यहाँ पर बेचारे छोटे छोटे यूट्यूबर थे, वो बेचारे पैसा नहीं चाहते थे, वो थोड़ा सा चाहते थे कि उनको मदद मिल जाए, क्योंकि जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, आप समझती हैं कि वो ग्राउंड पे जो काम करते हैं, उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वो देश भर में घूम घूम भी लें, रहने खाने का भी खर्चा उठा लें। बहुत सारे लोगों ने कहा ये जांच का विषय कि जो दूसरी तरफ के यूट्यूबर्स हैं, जब वो घूमते हैं तो किस किस जगह पे ठहरते हैं, कैसे होटल्स में ठहरते हैं, उनका बिल कौन अदा करता है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको आपके सामने सच ला देंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जी जी, बिल्कुल सही सर, लग रहा है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत के सामने खड़े हो गए हैं और नहीं नहीं, जब ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, मैं इसको ताकत नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी साजिश के सामने जो है आप लोग वो हो गए, ताकत के सामने नहीं। ताकत वो नहीं है, साजिश है। ताकत तो उनकी इतनी नहीं है, मैं फिर मानता हूँ, पैसे की ताकत है आप मानिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि पब्लिक सपोर्ट उनके पास नहीं है। तो उनको उनको कोई ऐसी ताकत नहीं, जब जब वो लोग बहुत पैसा लेकर आएंगे, तब भी ऐसा नहीं है कि भारत के सब लोगों को खरीद सके। भारत में हर कोई बिकाऊ नहीं है। तो मुझे ये नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हाँ, उनके पास बहुत बड़ा पैसा है और बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश से लड़ने के लिए आपको सोचना है कि कैसे आपको तैयार होना और उसमें स्ट्रैटेजी टॉप डाउन ही हो सकती है, क्योंकि हम लोग उस है। स्ट्रैटेजी को भेज नहीं सकते हैं, टॉप डाउन ही हो बिल्कुल, सकती है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी या फिर पॉलिटिकल पार्टी से और फिर डाउन। थैंक यू सो हुँ, मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले थैंक यू। सर की बुक मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, उसको ऑर्डर करिए। इनफैक्ट आई ऑलवेज लव हार्ड कॉपी सर, मुझे ना अमेज़न वाली बुक पसंद नहीं आती है, मतलब वो किंडल वाली ना, मतलब वो फीलिंग नहीं आती है जब तक एक पेन लेकर ना बैठो और उसको अंडरलाइन ना करो या कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एक बुकमार्क ना लगा दो। तो प्लीज़ उसका हार्ड कॉपी मँगाइए। किंडल में वो ठीक है, मज़ा नहीं आता है, मतलब एवरीथिंग बिल्कुल। इज़ फ़ोन एंड डिजिटल, वो फन नहीं आता है। को हार्ड कॉपी मँगाइए और पढ़िए और समझिए, क्योंकि हम लोग माउथ पीसेस हैं, हम वो कनेक्ट हैं पावर्स के बीच में या गवर्नमेंट्स के बीच में और जनता के बीच में। ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से आपको बरगलाते हैं या फिर सही डायरेक्शन देते हैं, किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत किस दिशा में मुड़ जा रहा है और कहाँ आपको वोट डालना है, किसके साथ खड़े होना है और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। तो सर की बुक मस्ट ऑर्डर है और आज के आज, अभी की अभी सर की बुक को ऑर्डर करिए। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर थैंक जॉइनिंग। यू, इसी के साथ जय नमस्कार। हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।